आशा करता हूं कि पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। तो सर ज्यादा पकाओ मत और बराबर है। सम्माननीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभी ऊर्जावान बहनों और भाइयों, ये देश पहले बहनों का है, बाद में भाइयों का है। और इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं गौर से देख रहा था, सामने बैठे हुए जो युवा है उसमें बहनों की, युवतियों की संख्या ज्यादा है। और क्यों न हो, इस देश को दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है कि जिस देश को मां के नाते पुकारा जाता है, पिता के नाते नहीं। हम भारत माता कहते हैं। अमेरिका के नसीब में आंटी नहीं है, चाइना के नसीब में चाची भी नहीं है। औरों के लिए रियासत है, जागीर है, जायदाद है, कंट्री है, लैंड है। हमारे लिए ये हमारी मां है। और हमें किसी ने महिलाओं का महत्व सिखाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ब्रह्मा की कैबिनेट अगर देखेंगे, लॉर्ड ब्रह्मा, तो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री दुर्गा माता के पास है, एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती माता के पास है और फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी माता के पास है। तो सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट्स जो है, मंत्रालय है, वो हमारे देश में सदियों से महिलाएं चलाती आई है। बीच में कहीं खंड पड़ गया। ये जो आप गाना सुनते हैं ना, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे, ये घूंघट वगैरह हमारे देश की परंपरा नहीं है। आपने अगर देखा होगा रामायण और महाभारत, दो सीरियल्स, वेल रिसर्च सीरियल्स, इस देश के अंदर बी.आर. चोपड़ा, रामानंद सागर, ये ऐसे डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे जो कमजोर सीरियल्स नहीं, फिल्में नहीं बनाते थे। आपने सीता को देखा, आपने कौशल्या को देखा, आपने द्रौपदी को देखा, आपने कुंती को देखा। जितनी भी महिलाओं को आपने इन दो सीरियल्स में देखा, किसी ने भी एक क्षण के लिए भी घूंघट लिया नहीं है। कोई भी महिला हमारे देश में पर्दे में नहीं रहती थी। ये पर्दा आया हमारे पास जब पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ वाले जब लोग आ गए बाहर से आक्रमण करके, उनके 1000 साल रूल के बाद में हमारे देश में घूंघट आ गया। उससे पहले हमारे पास कोई घूंघट की परंपरा नहीं थी। हमने महिलाओं के सुंदरता को ढकने के लिए नहीं सिखाया। हमारी शिक्षा पद्धति ने, जो हजारों साल से चलती आ रही थी, उन्होंने पुरुषों को संयम में रहने के लिए सिखाया, महिला की सुंदरता को ढकने के लिए नहीं बताया। साथियों, शिक्षा नीति की बात है। 3 वक्ता बोलकर गए जो विद्यार्थी थे, जिन्होंने किसी प्रतियोगिता में सहभाग लिया। मैं जब ऐसा सब बोलता हूं तब लोग बोलते हैं कि जरा आप ठीक से बोलिए ना, आपकी हिंदी समझ में नहीं आती। मतलब आजकल शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती, प्योर हिंदी की बात होती है तो आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल होता है। मतलब जितना अधिक अंग्रेजी शब्द उसमें हो। तो इन 3 वक्ताओं ने जो चीजें बताई, उसमें पहले एक जो वक्ता थे, इंदौर से आए थे, उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा के ऊपर जोर दिया गया है। बिल्कुल सही है साथियों। देखिए, जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द और संकल्पनाओं के लिए मिलने वाले शब्द, जैसे कुर्सी है तो चेयर है, इसको आपको अलग अलग भाषाओं में शब्द मिलेगा। मराठी मध्ये आम्ही खुर्ची म्हणू, और अलग अलग भाषाओं में आपको अलग अलग शब्द मिल सकता है। लेकिन जो कंसेप्ट होती है, संकल्पनाएं होती है, जब तक वो संकल्पना उस भाषा
जहां पर उस भाषा का जन्म हुआ, वहां पर अगर वो संकल्पना देखी नहीं होगी, सोची नहीं होगी, तो उसके लिए शब्द नहीं मिल सकता। मतलब हिंदी फिल्मी गाने मुझे बहुत पसंद है, उसमें एक मोहम्मद रफी का गाना है, राधिके तूने बंसरी चुराई क्या तेरे मन भाई। एक अंग्रेज को ये गाना सुनाया, अंग्रेज के समझ में नहीं आया, तो उसने कहा भैया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो वो जो बंदा बैठा था वो बड़ा अच्छा अंग्रेजी जानने वाला था, उसने बताया कि एक राधा नाम के लड़की ने कृष्णा नाम के एक लड़के की फ्लूट चुराई, दैट इज व्हाई कृष्णा सिंग्स राधा यू हैव स्टोलन माय फ्लूट। तो वो अंग्रेज कहता है इफ एट ऑल राधा हैज स्टोलन फ्लूट ऑफ कृष्णा देन व्हाई ही इज सिंगिंग सॉन्ग, ही शुड गो टू पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट। अरे भैया, जिसको राधा और कृष्ण की लीलाएं मालूम नहीं है, उसको अगर आप ट्रांसलेशन करके बताओगे तो वो यही बोलेगा ना, उसकी क्या गलती है उसमें। इसलिए अपनी मातृभाषा मतलब मां ने सिखाई हुई भाषा जो है, उससे व्यक्ति सहजता से समझता है। आप अगर बचपन से जबरदस्ती उसको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए डालोगे तो क्या होगा पता है? 3 साल से 4 साल से जो भाषा में वो सोचता आया है, जब अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करेंगे, पहले उसके दिमाग में उसको वो ट्रांसलेट करके मातृभाषा में समझेगा। उसके बाद में जब वो बोलना होगा तब मातृभाषा में सोचेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर बोलेगा। मतलब उसके बुद्धि पर बहुत ज्यादा बोझा तो पड़ता ही है, लेकिन समझ में आने में मुश्किल रहती है। और इसलिए मातृभाषा में एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ये इस शिक्षा नीति का एक सबसे बड़ा गुण है। मेरी दृष्टि से हमने इस शिक्षा नीति का स्वागत करना चाहिए इस मातृभाषा के कारण। इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है, लेकिन मैं हमारे यहाँ पर जो दूसरी एक वक्ता आई थी जिन्होंने कर्णावती यूनिवर्सिटी की, तो देवांशी तो यहाँ पर होगी ना, अभी भी होनी तो चाहिए, क्योंकि अगर आपने भाषण हमको सुनाया है तो हमारे भी तो भाषण आपने सुनने चाहिए ना। तो इसलिए बहन देवांशी, आपने अनपढ़ फिल्म का एक गाना सुनाया सबको, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, कौरवों ने पांडवों से की हाथापाई, जो की थी हाथापाई तो मैं क्या करूं। अपार्ट फ्रॉम जोक ऑफ दैट सॉन्ग, अनपढ़ एक बेहतरीन फिल्म है जिसमें शायद आपको जिया ले गयो जी मुरा सावरिया जैसा क्लासिकल गाना भी मिलेगा, और आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे जैसा एक अच्छा गजल भी सुनने को मिलेगी। लेकिन साथियों, वो अगर फिल्म आप पूरी देखेंगे, द थीम ऑफ दैट मूवी इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दूसरी बात, ये क्यों सीखना चाहिए सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, ये क्यों सीखना चाहिए a+b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। जिंदगी में कभी उसका उपयोग नहीं होता। सिखाने वाला ठीक होना चाहिए, उपयोग हर चीज का है। जब वो बता रही थी, महाभारत का ही है ना, कौरवों ने पांडवों से की हाथापाई, तो उस हाथापाई की एक आपको कहानी छोटी सी बताता हूं, आपको समझ में आएगा। पांडवों को वनवास में भेजा था और उनको चिढ़ाने के लिए दुर्योधन अपने सारी महारानी रानियों के साथ, भाइयों के साथ, दास दासियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए उसी वन में जाकर पहुंचा जहां पर पांडव रह रहे थे, उनको चिढ़ाने के लिए, टू टीज देम। लेकिन जहां वो पहुंचा वहां ऑलरेडी गंधर्व और उसके साथ उसके सारी अप्सराएं वगैरह वहां पर क्रीड़ा कर रही थी। उन दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उसमें दुर्योधन और सारे कौरवों को अरेस्ट करके बंदी बनाकर गंधर्वों में रख दिया। अब ये खबर पांडवों के पास जाकर पहुंचाई। नकुल सहदेव आए और धर्मराज युधिष्ठिर को बताया, भैया पता है क्या हुआ, हमें चिढ़ाने के लिए दुर्योधन आया था और खुद ही बंदी बन गया। तब युधिष्ठिर, उनका बड़ा भाई, कहता है कि अगर हमारे भाइयों को गंधर्व ने कैद करके रखा है
तो अर्जुन सह सब लोग जाओ, उसके साथ युद्ध करो और हमारे 100 भाइयों को आप मुक्त करो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों का मामला है वो 100 है और हम 5 है, लेकिन जब शत्रु तीसरा है तब हम 105 है। वयम पंचाधिकम शतम। नहीं बताया ना हमको, कभी नहीं बताया। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें ये कहानी तो नहीं बताई। क्यों शर्मा जी, नहीं सिखाया ना, ये हमको नहीं सिखाया ना। और ये नहीं सिखाया इसलिए ये होता है कि जब बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक करके हमारे जवान वापस आते हैं तब हमारे ही देश के कुछ लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं कि जाने की आवश्यकता थी क्या, सचमुच में गए थे क्या, वहां कुछ लोग मरे या नहीं मरे, या मतलब केवल प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए हमारे देश के सेना के जवानों का मनोबल तोड़ने का पाप जब करते हैं, या यहां पर एक बहना आकर जल्दी मल्दी में चली गई, अपने सरकार की एडवर्टाइजमेंट करके चली गई, और वही सरकार, उनकी ही सरकार, बहन जी की सरकार, साल का 600 करोड़ रुपया दिल्ली वासियों का एडवर्टाइजमेंट में फूंक डालती है। ये भी तो जल गया तो बताकर चली जाती। और मैं आप सब युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि सुनील देवधर यहां जो बोल रहा है वो सच है या नहीं, झूठ है, इसकी आप तफ्तीश कीजिए। जीतू भाई वाघाणी कुछ बोलकर गए हैं, वो सच है या झूठ है उसकी तफ्तीश कीजिए। और वो आम आदमी पार्टी की खास नेता जो आकर गई, वो भी जो बोलकर गई वो सच है या झूठ है उसकी भी तफ्तीश कीजिए। एंड मेरी दृष्टि से ये जो आजकल की युवा पीढ़ी है ना, वो ऐसे सिर्फ भरोसा रखने वालों में से नहीं है। लेकिन उन्होंने ही कहा कि दिल्ली में ऐसे विद्यालय थे कि जहां पर जाने के बाद बदबू आती थी, दूर से बदबू आती थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं जो आज यहां पर गांधीनगर में है, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं, आपको पता होना चाहिए आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय उन्हीं 33,000 स्कूलों की बात जो हमारे इस राज्य के शिक्षा मंत्री जी ने बताई, उन 33,000 विद्यालयों में लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं थे, लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं थे। वो तो टॉयलेट के बदबू की बात वो कर रही थी। गुजरात राज्य में मोदी मुख्यमंत्री बनने से पहले लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं थे। कैसे लड़कियां स्कूल जाएगी, कैसे माँ बाप अपनी बेटी को स्कूल में भेजेंगे, 8-8 घंटा कैसे बैठेगी, उसको शर्म है, उसको भी अपनी कुछ भावनाएं हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर कुछ किया तो इन 33,000 सरकारी विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय बनाने का काम सबसे पहला काम इस मुख्यमंत्री ने किया। ये होता है पॉलिसी बनाने वाला, ये होता है इंप्लीमेंटेशन करने वाला। और ये बात आप सबको पता नहीं थी, इसका कारण उन्होंने 600 करोड़ रुपया डालकर इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की थी। और सुनना है, नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते समय बहुत सारे उपहार आते थे, गिफ्ट आइटम्स आते थे, और उनकी लोकप्रियता जो आज देश भर में है, गुजरात में उससे कई ज्यादा पहले से थी। नरेंद्र मोदी जी ने उनको आए हुए सारे उपहारों को, यूजुअली पॉलिटिशियन क्या करते हैं, उपहारों को अपने घर में गिफ्ट आइटम को ऐसे सजा कर रख देते हैं। एक रूम भर गई तो दूसरा रूम, दूसरा रूम भर गई तो तीसरा रूम, पूरा घर भर गया तो अलग सा घर, पहले वाला घर म्यूजियम होता है ना। बट नरेंद्र मोदी इज नॉट दैट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन माय फ्रेंड्स। उन्होंने क्या किया, अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाकर उनको जो गिफ्ट आइटम्स मिलते थे उनकी उन्होंने नीलामी करना शुरू किया, ऑक्शन करना शुरू किया। मान लीजिए ये एक छोटा सा मुझे उत्तरीय दिया है, सुंदर है, 10 रुपया दाम होगा, 20 रुपया होगा, 50 होगा, 100 रुपया, जो भी होगा, लेकिन ये मेरा है कि नहीं बताइए आप मुझे, इस पर मेरा पूरा अधिकार है कि नहीं। ये मैं घर लेकर जाऊं तो कोई गलत बात है क्या? बोलिए, गलत बात है क्या? नहीं ना, मुझे दिया, मेरा हो गया।
नरेंद्र मोदी जी को जितने गिफ्ट आइटम्स मिले थे वो सारे उनके पर्सनल थे, उनके ऊपर उनका पूरा अधिकार था। लेकिन उसको ऑक्शन करके उनकी लोकप्रियता के कारण उनको जो मिली हुई 500 रुपए की चीज लोग 5000 में खरीद कर जाते थे और अपने घरों में सजा कर रखते थे, ये बताकर कि ये मोदी जी को मिला हुआ उपहार है, मैंने अपने घर में लाया है। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मिले हुए सारे उनके जो गिफ्ट आइटम्स थे उनकी नीलामी करके 300 करोड़ रुपया प्राप्त किया, और वो 300 करोड़ रुपया गुजरात की दलित और आदिवासी बच्चियों की एजुकेशन के लिए दे डाला। ऐसे ही कोई व्यक्ति लोकप्रिय नहीं बनता, ऐसे ही कोई व्यक्ति दिल की धड़कन नहीं बनता, ऐसे ही कोई व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट्स केवल करके नहीं होता, उसमें सच्चाई भी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। साथियों, जब मैं सुन रहा था इनको, इसलिए इतिहास को पढ़ाना आवश्यक है क्योंकि इतिहास से बोध लेना होता है। एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इंटीग्रिटी कैसे आए, ईमानदारी कैसे आए। भ्रष्टाचार से आज सारी दुनिया पीड़ित है, लेकिन आने वाली जनरेशन्स में इसका मूल्य जो है समझ में आना चाहिए। इसलिए मूल्य आधारित एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है। एक प्रिंसिपल महिला गैजेटेड ऑफिसर पति और उनका एक बेटा था। घर में चोरियां होने लगी तो माँ बाप ने स्वाभाविक सबसे पहले मजदूरी करने वाली घर में जो काम वाली बाई थी उसके ऊपर शक कर लिया, उसको काम से निकाल डाला। चोरियां नहीं रुकी, फिर ड्राइवर को निकाल डाला। देखते देखते चोरियां नहीं रुक रही, एक बार ट्रैप किया, तब पता चला कि उनका बेटा ही चोरी कर रहा है। आश्चर्य में पड़ गए कि बेटे को सब कुछ है लेकिन क्यों ये पर्स में से पैसे उड़ाता है। माँ बाप ने उस बेटे को सामने रखा, माँ ने उसके हाथ में एक कागज दिया, पिता ने उसके हाथ में एक कलम दिया और दोनों ने कहा, बेटा लिख, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, 100 बार लिख। बेटा लिख रहा था मैं चोरी नहीं करूंगा, और लिखते लिखते हंस रहा था क्योंकि उसको पता था ये कागज माँ उसके स्कूल से उठाकर लेकर आई है और ये कलम पिता उसके सरकारी दफ्तर से उठाकर लेकर आया है। हमें यह भी बताने की ये भी चोरी है, किसी ने बताने की कोशिश नहीं की, और इसलिए वो सिकंदर पोरस के साथ साथ चाणक्य भी सिखाया जाना चाहिए हम लोगों को। चाणक्य को मिलने के लिए चीन का प्रवासी आया, उसके कुटिया में गया और कहा मुझे पर्सनल बातचीत करनी है, मिलने के लिए आया हूं। चाणक्य महाराज कुछ काम कर रहे थे, दिया जल रहा था, सरकारी अकाउंट्स का कुछ काम कर रहे थे। चाणक्य जी ने कहा आप थोड़ा समय बैठिए, मैं मेरा काम खत्म करता हूं। काम खत्म करने के बाद चाणक्य जी ने एक दूसरा दिया जो जल नहीं रहा था, उस दिए को पहले जलने वाले दिए से प्रज्वलित किया, जलाया, और पहला दिया जो जल रहा था उसको बुझाया और कहा बोलो भैया क्या बात करनी है तुमको। उस चीनी प्रवासी ने चाणक्य को पूछा कि पहले जो दिया जल रहा था वो भी लाइट दे रहा है, अब जो दिया आपने लगाया है वो भी तो लाइट दे रहा है, तो पहले को बुझाकर दूसरे को क्यों जलाया। तब चाणक्य महोदय कहते हैं कि आपने मुझे कहा कि आपका मेरे पास कोई सरकारी काम नहीं है, मेरे पास पर्सनल काम है, व्यक्तिगत निजी काम के लिए आप आए हैं। मैं जो काम कर रहा था मैं सरकारी काम कर रहा था, और वो जो दिया जल रहा था वो दिया सरकारी दिया था, उसके अंदर तेल सरकार ने दिया हुआ था, उसके अंदर बाती सरकार ने दी हुई बाती थी। लेकिन जब आपने मुझे पर्सनल काम बताया, पर्सनली मिलने के लिए आया हूं, तो मैंने उस दिए को बुझाकर जो दिया जलाया है वो मुझे माहवार जो वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, मैंने खरीदे हुए दिए के अंदर का तेल भी मेरे सैलरी से लिया हुआ है, बाती भी मेरे सैलरी से ली हुई है। मैं पर्सनल काम के लिए सरकारी दिया नहीं जला सकता। ये चाणक्य होता है, और ये चाणक्य हम भारतवासियों को कभी भी सिखाया नहीं गया।
मैकॉले के माध्यम से चलती रही जो शिक्षा नीति, उसमें सिखाया क्या हमें? जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा। अरे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। अरे कहां का जैक, कहां की जिल, कहां की हिल? लंदन ब्रिज फॉल डाउन, लंदन ब्रिज फॉल डाउन। अरे गिर गया लंदन का ब्रिज, उसमें तुम तो नहीं ना मरे नीचे, क्या लेना देना है? अगर लेना देना नहीं है हमारा तो जैक एंड जिल से लेना देना नहीं है, जॉनी जॉनी यस पप्पा से लेना देना नहीं है, और लंदन ब्रिज फॉल डाउन से लेना देना नहीं है। हमारे देश में ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, हमारे देश में संत ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, तुकाराम थे, और न जाने कितने सारे संत थे। हमें कविताओं के लिए बाहर से कविता लाने की आवश्यकता नहीं थी। हमने पाप किया, मैकॉले ने किया, हमने कंटिन्यू किया। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि यह तमाशा बंद हो जाएगा इस देश के अंदर। इंप्लीमेंटेशन जो होता है, जीतू भाई बोलकर गए, इस फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, उसका इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स ने करना होता है, केंद्र सरकार नहीं कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय राज्य देखता है, यह पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरह से जीतू भाई ने बताया कि प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट जिस तरह से होता है, किसी भी देश को शिक्षा नीति आप एक झटके में नहीं बदल सकते हैं। आप ही कल्पना करके देखिए, उसके ऊपर एक प्रतियोगिता रखिए कि अगर एक झटके में सब बदल दिया तो कितना बड़ा तांडव हो जाएगा इस देश के अंदर। उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना होता है, धीरे धीरे नीचे से चेंज करके ऊपर लाना होता है। जो इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसे कहीं गूगल पिगल पर देखकर ये बोल नहीं सकते कि पॉलिसी बनी 2020 के 29 जुलाई को, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आपका ज्ञान ठीक कीजिए। उस 29 जुलाई 2020 के बाद में आज तक एक भयानक हादसा इस दुनिया के ऊपर कोविड का भी हुआ है, लेकिन बजाय के कोविड इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और हमारे उत्कर्ष भैया ने और एक बात आखिर में कही कि मुझे ये नहीं मिला उस पॉलिसी में कि एजुकेशन क्यों लेना चाहिए। साथियों, आप गूगल कीजिए और प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, उसको सुनिए। उसमें पहले 5 मिनट उन्होंने केवल यही बताया है कि एजुकेशन की क्या आवश्यकता है, क्यों पढ़ना चाहिए। इस एजुकेशन पॉलिसी की नींव ही ये है कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। और इसलिए भाषण की तैयारी करना ठीक है। अच्छा, वक्ता तीनों बहुत अच्छे थे, वक्तृत्व में कोई नहीं कमी है, विषय के बारे में और मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं है। जब बड़े बड़े लोग आकर एडवर्टाइजमेंट्स करके जाते हैं, तब ये बेचारे युवा है, वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, तो उनकी कौन सी बड़ी गलती है। तो ऑलरेडी मैं उधर धमका के आया था कि मुझे चिट्ठी नहीं भेजना करके, समय हो गया करके। देखिए, एजुकेशन के माध्यम से हम सब लोगों को, इफ आई स्पीक इंग्लिश देन आई विल टेल यू, डियर माय brothers and sisters, or sisters and brothers, or ladies and gentlemen, we should always upgrade ourselves. We should never downgrade ourselves. Always try to get excellence. Always try to get new techniques in your life, because enemies are not outside, friends are not outside. You are only your enemy and you are only your friend. ऐसे कुछ मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे हाँ हाँ, किसी गोरे ने बताया हुआ तत्वज्ञान लग रहा है। लेकिन अगर मैं ये बताऊं, ये जो मैंने अभी कहा, ये भगवद गीता का एक श्लोक था, उद्धरेत आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसाधयेत, आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। भैया, भगवद गीता जो है ये कोई धर्म का ग्रंथ वगैरह नहीं है। ये युद्ध के मैदान में बताने के लिए कि तुम युद्ध करो।
आपको मालूम है भगवत गीता कहां बताई गई है? ये समरांगण में, बैटलफील्ड के अंदर बताया है, जबकि सामने वाला तो लड़ने के लिए तैयार है, अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 11th आवर पर वो पोपट कर देता है, बोलता है मैं नहीं लड़ने वाला। तब भगवान कृष्ण को बताना पड़ता है कि तुमको लड़ना चाहिए, और इसलिए हमें गलत नीतियों के खिलाफ, गलत लोगों के खिलाफ, गलत देशों के खिलाफ लड़ने की भी तैयारी रखनी चाहिए। उसमें कोई गलत नहीं है। दुष्टों का नाश करना हिंसा नहीं है, अहिंसा है। ये बताने वाला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है वो भगवत गीता है। लेकिन संस्कृत भाषा, अंग्रेजों ने बताया कि ये सब फालतू भाषा है, और हमने भी स्वाधीनता से लेकर आज तक संस्कृत को महत्व नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संस्कृत को महत्व दिया है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से वो सारा संस्कृत लिटरेचर रिवाइव होगा, आज मैं आपको वादा करता हूं। चलिए मैं रुक जाता हूं क्योंकि आगे भी बोलना है, और मैं तो देख रहा हूं कि यहाँ पर वेदांत की जानकारी रखने वाले एक वक्ता अभी बाकी है। और मैं सच बताऊं, सबसे बड़े गंभीर और अच्छे वक्ता अगर कोई है तो वहां पर बैठे हुए हमारे शर्मा जी है। और देखिए, हम सब लोग युवा हैं ना, हम लोगों के अंदर करेज चाहिए, पेशेंस चाहिए। फिर एक बार संस्कृत सुभाषित, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः। थैंक यू वेरी मच। 2 minutes left. I was supposed to conclude. उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। आपको भगवान भी मदद करने के लिए आएगा अगर आपके अंदर उद्योग है, साहस है, धैर्य है। भले भूख लगी है, आपको भी लगी है, मुझे भी लगी है, लेकिन हमारे कर्णावती विश्वविद्यालय के प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, हम लोगों ने वो पेशेंस दिखाना चाहिए। एक दिन भोजन 4 घंटा देरी से होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सामने बोलने वाला जो ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान लेने के लिए हम लोग आए हैं। इस मुमुक्षु भावना से बैठे हुए सारे युवाओं को मैं आह्वान करता हूं, नशे से दूर रहिए, नशे से दूर रहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखिए, किसी भी प्रकार के कास्टिज्म में मत उलझिए। जिंदगी में जब कभी आपके सामने दो राह आए कि ये रास्ते पर चलूं तो मेरा स्वार्थ है, और इस रास्ते पर चलूं तो मेरे देश का, मेरे समाज का जो है स्वार्थ है, तब व्यक्तिगत स्वार्थ के रास्ते को ठुकरा कर, लात मारकर देश और समाज के रास्ते पर चलना चालू कीजिए। ये जीवन आपको मिला हुआ है, ये एक ही जीवन है। किसको पता है बाद में कितने जीवन है? ये जीवन तो पता है ना। तो ऐसा कुछ कर जाइए कि आपके जाने के बाद भी दुनिया सदियों तक आपको याद रहेगी, और वो याद तभी रखेगी जब आप बाकियों के बारे में सोचेंगे, आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, और जो दूसरों को के बारे में सोचने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है, वही एजुकेशन होता है। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर, पथिकन को छाया न लागे, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ से न तो छाया मिलती है, न तो खजूर का पेड़ का खजूर खाने को रास्ते चलने वाले व्यक्ति को मिलता। आम के पेड़ जैसा बनिए जो बहुत विशाल होता है, छाया देता है, और जब उसके ऊपर फल लगते हैं अहंकार से ऊपर नहीं जाता, झुककर इजीली अवेलेबल फॉर पीपल जो व्यक्ति होता है वो असली एजुकेटेड व्यक्ति होता है। साथियों, मैं बहुत कुछ बोला, आपने तालियां भी बहुत बजाई, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग एक बार भारत माता की जय जयकार मेरे साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाकर करे। बोलिए भारत माता की। मैं जानता हूं कि आपको भूख लगी है, लेकिन मानता नहीं हूं कि आपका आवाज इतना कमजोर होगा। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। अभी इसमें से कोई भी पुरुष, कोई भी मेल भारत माता की जय नहीं बोलेगा, सिर्फ मेरी बहनें, सिर्फ मेरी बहनें। आज एमसी मेरी कॉम बोलेगी, आज यहां पर लता मंगेशकर, आशा भोसले बोलेगी, सुब्बू लक्ष्मी बोलेगी,
आज झांसी की रानी बोलेगी, महारानी दुर्गावती देवी अहिल्या बोलेगी, बोलिए भारत माता की। और बड़ी आवाज आ सकती है। यहां पर कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे, उनको ऐसे लगता है कि हम जरा प्रोफेसर से, इज इट बिलो डिग्निटी, इज इट बिलो डिग्निटी टू रेज अवर हैंड्स एंड से भारत माता की जय, इज इट नेसेसरी? यस इट इज नेसेसरी। भारत माता की जय जयकार हर व्यक्ति को बोलनी चाहिए। मैं कोई आपको भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार तो नहीं करने के लिए बता रहा ना। बोलिए भारत माता की। ये लड़कियों की आवाज थी। अब सिर्फ लड़कों की आवाज सुनते हैं। बोलिए भारत माता की। सुथयू। चलो सब लोग बोलो वंदे वंदे। अरे आप लोगों को हाथ उठाने में प्रॉब्लम क्या है? बांध के रखे हैं क्या? हाथ उठाइए, हाथ उठाकर दिल खोलकर बोलिए भारत माता की। बस ये फोटोग्राफ जो है मैं ट्वीट करूंगा। कल ही मेरे ट्विटर हैंडल में 2 लाख फॉलोवर्स पूरे हुए हैं और आज ही मेरे फेसबुक पेज पे 8.5 मिलियन फॉलोवर पूरे हो गए। सोशल मीडिया में गरीब हूं, आप लोग थोड़ा लाइक और शेयर किया करेंगे तो मैं अमीर बन जाऊंगा। बोलिए वंदे। धन्यवाद।